Hello everyone, welcome again to live session of Monolo classes. I'm Dinesh Kumar and today I will discuss with you today's The Hindu newspaper. So I will take the newspaper of 2nd January 2023. I will discuss the most important news from your examination point of view. Now this news is little a bit important, Education Plus, and it says that basically क्या है कि there is some problem in the students after the COVID, ठीक है, एंड इट सेज दैट कि जैसे ही कोविड निकला है तो कोविड के बाद स्टूडेंट्स की जनरली जो मेंटल हेल्थ है वो प्रॉपरली नहीं काम कर रही है। जैसे कि उसमें आप देखेंगे जो हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं और पर्टिकुलरली जो आईआईटी की प्रिपरेशन करते हैं कोटा में जाकर, तो उसमें देखा गया है कि दे हैव डेवलप्ड ए सुसाइडल टेंडेंसी। तो उनमें डिप्रेशन के शिकार हैं, वो सुसाइडल टेंडेंसी उनके अंदर आ जाती है। सम ऑफ देम कमिट द सुसाइड। तो उसी रेफरेंस में ये रिपोर्ट है। अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ सर्वे फाइंडिंग फॉर 21st सेंचुरी इन द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन 2021, every 1 in 7 youngster between 15 and 21 years in India reported some form of poor mental health। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। ये यूनिसेफ की रिपोर्ट है और ये कहती है कि हर 7 यंगस्टर में से एक जिसकी एज 15 to 24 ईयर्स है इंडिया में, उसकी जो मेंटल हेल्थ है वो पुअर है। फीलिंग ऑफ डिप्रेशन, डिसइंटरेस्ट एंड only 41% felt there was a need to reach out for support when people experienced mental health issue। तो मतलब बहुत सारे लोगों को जो मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम होती है, तो मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम में सारे लोग ये नहीं चाहते और उनको मतलब वो दे डोंट वांट टू टेक द सपोर्ट, लेकिन उसमें से 41% लोग ऐसे हैं जो कि सपोर्ट लेना चाहते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि ए स्टडी फ्रॉम द इंडियन जर्नल ऑफ साइकेट्री estimate that India has 0.075 psychiatrists per 1 lakh patient। मीन्स हमारे देश में 1 लाख जो साइकेट्री के पेशेंट हैं उन पर केवल 0.75 साइकेट्रिस्ट हैं। जब ये कह रहा है, जबकि होने कितने चाहिए, 3 साइकेट्रिस्ट होने चाहिए। तो अगर ये जो पुअर मेंटल हेल्थ है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम्स हैं, ये अगर किसी पर्सन को या किसी स्टूडेंट को टाइमली प्रोवाइड करी जाए, देन ही वुड नॉट टेक एनी हार्ड डिसीजन लाइक कमीशन ऑफ द सुसाइड। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, क्योंकि आजकल जो स्टूडेंट्स हैं उन पर स्टडी का काफ़ी बर्डन है, ठीक है, और दे आर वेरी कंसर्न अबाउट द करियर। नाउ वी कम टू दिस एडिटोरियल न्यूज, इंडियाज डायलेमास इन एन एशियन सेंचुरी। अब ये कहता है, इसमें कहा है उन्होंने, जो ऑथर है हमारे हैप्पी मोहन जैकब, ठीक है। नाउ इन्होंने कहा है कि इफ 2020 वाज ए मोमेंटस ईयर फॉर इंडिया, द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, 23 इज लाइकली टू फर्दर शार्पन द जियोपॉलिटिकल फॉल्ट लाइन सेट इन द मोशन बाय द प्रीवियस ईयर। अब ये कहता है कि देखिएगा, जो हमारे जो वर्ल्ड है हमारा और वर्ल्ड की जो सिचुएशन है, वर्ल्ड की सिचुएशन अगर आप आज देखें हम, तो जो एशियन कंट्रीज हैं they are going to be a dominate in future। रीजन बीइंग दैट, उन्होंने रीजन ये कहा है कि देखिए एशिया में हमारी 2 पावर हैं, रशिया सुपर पावर वी कैन से दैट, एंड चाइना, ये इंक्रीज हो रही हैं, ठीक है। और जो यूरोपियन है और यूएसए है, ठीक है। तो यूएसए की जो पावर है वो डिक्लाइन हो रही है। डिक्लाइन कैसे हो रही है? यूएसए एग्जिट हो रहा है एशिया से, जैसे अभी अफगानिस्तान से उन्होंने अपने ट्रूप्स को निकाल दिया है। तो इन्होंने ये कहा है कि जैसे ही यूएसए इंडिया से जा रहा है, एशिया से एग्जिट हो रहा है, तो यहाँ पर जो डोमिनेंस है वो चाइना का और रशिया का इंक्रीज हो रहा है। सेकेंड बात क्या है, अब क्वेश्चन ये है कि हाउ दिस डोमिनेंस, रशिया विद रशिया वी हैव द गुड रिलेशन, रशिया के साथ हमारे अच्छे रिलेशन हैं, बट वी डोंट हैव द गुड रिलेशन विद द चाइना। चाइना के साथ हमारे फ्रीक्वेंटली डिस्प्यूट होते रहते हैं, एंड दीज डिस्प्यूट आर द बाउंड्री डिस्प्यूट इन नेचर। नाउ क्वेश्चन ये है कि जैसे चाइना
की जो पावर बढ़ रही है, चाइना इकोनॉमिकली और मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंट्री हो रहा है इन कंपैरिजन टू यूएसए. But now question is that if the China will become a superpower in future, how this affect the interest of India? तो ये भारत इंडिया के इंटरेस्ट को कैसे अफेक्ट करेगा? क्यों? क्योंकि देखिएगा, इंडिया इज अ कंटेंटेड मेंबर और इंडिया इज अ लेजिटिमेट, इंडिया हैज फुलफिल ऑल द रिक्वायरमेंट to be a permanent member of Security Council, but India is not able to get the permanent seat of Security Council due to China mainly, because when you know that to get the permanent seat in the United Nations Security Council, the consent of 5 permanent members is required. अब उस सिचुएशन में क्या होता है कि if other country try to support India like USA, है ना, then China exercises its veto power, जिसकी वजह से India is not able to get its the correct position which it deserve. ठीक है, तो अब यहाँ पर इनका कंसेंट यही है कि एशिया तो इन फ्यूचर में काफ़ी स्ट्रांग होगा, लेकिन एशिया की जो हमारी दो सुपर पावर हैं रशिया और चाइना, ये भी काफ़ी स्ट्रांग होंगी, लेकिन चाइना के स्ट्रांग होने से इंडिया को कुछ प्रॉब्लम हो सकती हैं. नाउ वी कम टू नेक्स्ट, द डेंजर ऑफ डीप फेक. ये इंपॉर्टेंट टर्म है आप लोगों के लिए. नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस डीप फेक. डीप फेक होता क्या है? देखिए क्या है. डीप फेक्स आर डिजिटल मीडिया, वीडियो, ऑडियो एंड इमेजेस एडिटेड एंड मैनिपुलेटेड यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो डीप फेक क्या है? डीप फेक पर जो फॉल्स वीडियोज हैं, ऑडियोज हैं और इमेजेस हैं, all these false videos or this images and audios are created by the artificial intelligence. It is basically hyper realistic digital falsification. तो बेसिकली जो हम इंफॉर्मेशन किस पर देखते हैं, जो हम इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पर देखते हैं, ठीक है, वो सारी जो इंफॉर्मेशन है दैट इज नॉट करेक्ट, वो पूरी तरह से करेक्ट नहीं है. और ये जो सारी इंफॉर्मेशन है it is created by using the artificial intelligence. All generated synthetic media of deepfake have clear benefit in certain areas such as accessibility, education, film production, criminal forensic and artistic expression. अब ये कहता है कि जो deepfake के द्वारा हम लोगों को इंफॉर्मेशन दी जाती है, so this information से जो लोग इस इंफॉर्मेशन को देते हैं हम लोगों को, they will get some certain benefits, like the benefits as they will get the accessibility, they will get the education, they will get the film productions, and it will also affect the criminal offense or the outcome of the criminal offense, because deepfake से जो हमारे evidences हैं these can also be distorted, इनको distort किया जा सकता है. Similarly, it can also change the public perception रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर गवर्नमेंट. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे देश में कोई भी लीगली एस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट है, ठीक है, और आज हम सभी लोग किसको देखते हैं, आज हम सभी लोग की जो हमारे फेसबुक है, इंस्टा है, इन सब पर काफ़ी रिलाई करते हैं, और जो भी हम इंफॉर्मेशन फेसबुक इंस्टा पर देखते हैं हम उस पर रिलाई करते हैं. अब इफ दीज इंफॉर्मेशंस आर रन ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक और इंस्टा, तो जो पब्लिक का परसेप्शन है वो किसी भी पर्सन के बारे में, किसी पब्लिक फिगर के बारे में या गवर्नमेंट के बारे में चेंज हो सकता है. एंड दिस चेंज में टेक प्लेस पॉजिटिवली एज वेल एज नेगेटिवली. अब मान लिया ये इस डीफेक्स इंफॉर्मेशन के द्वारा अगर हम किसी गवर्नमेंट की काफ़ी अच्छाइयाँ बताई जाएं, देन पीपल विल थिंक दैट दिस इज द गुड गवर्नमेंट. लेकिन अगर डीप फेक इंफॉर्मेशन के द्वारा किसी गवर्नमेंट की जो कि एक्चुअली अच्छा वर्क कर रही है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन रॉन्ग इंफॉर्मेशन लोगों को दी जाए, सो हाउ द पब्लिक विल हैव द परसेप्शन. तो पब्लिक परसेप्शन क्या होगा? पब्लिक परसेप्शन ये होगा कि ये गवर्नमेंट गलत है. दिस विल अफेक्ट द आउटकम ऑफ द इलेक्शन. नाउ कौन लोग इसके विक्टिम है? द फर्स्ट केस ऑफ मैलिशियस यूज ऑफ डीप फेक वाज डिटेक्टेड इन पोर्नोग्राफी. तो ये डीप फेक्स जो हैं ये पोर्नोग्राफी में यूज किए जाते हैं. अकॉर्डिंग टू 96% ऑफ डीप फेक्स आर
pornographic video with over 135 million view on pornographic website alone। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पर झूठी पोर्नोग्राफिक वीडियो भी प्रोवाइड कराई जाती हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? मीडिया लिटरेसी एफर्ट मस्ट बी एनहेंस टू कल्टीवेट ए डिस्कर्निंग पब्लिक। तो बेसिकली क्या है कि लोगों को करेक्ट सोर्स पर ही विश्वास करना चाहिए, ठीक है। और ये जो मीडिया है उसको इट शुड प्रोवाइड द करेक्ट इंफॉर्मेशन, करेक्ट एंड मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन टू द कंसर्न पर्सन जो कि उसको देख रहे हैं। सेकंड क्या है इसका एस्पेक्ट कि गवर्नमेंट शुड एनेक्ट सच लेजिस्लेशन। गवर्नमेंट को भी और पार्लियामेंट को इस तरह के लेजिस्लेशन एनेक्ट करने चाहिए जो कि डीप फेक जैसी एक्टिविटीज पर कंट्रोल किया जा सके। नाउ द एडवेंट ऑफ एब्सोल्यूट चॉज इन नरेगा अंडर द गॉइज ऑफ ट्रांसपेरेंसी। अब यहाँ पर क्या है, इसमें एक नया मेजर्स लिया गया है, एक पायलट प्रोजेक्ट बनाया गया सरकार के द्वारा, द नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। अब ये क्या कर रहा है कि अब से पहले जो हमारे मनरेगा है, मनरेगा में जो भी अटेंडेंस होती थी, मनरेगा के बारे में आप सब लोग जानते हैं, मनरेगा में जो भी अटेंडेंस होती थी तो वो फिजिकल अटेंडेंस होती थी। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि देर आर सम इश्यूज ऑफ करप्शन एज वेल एज द लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। ऐसा देखा गया है कि यहाँ पर करप्शन का इशू है। क्यों करप्शन का इशू कैसे है कि जो कंसर्न कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो क्या करते हैं कि ज़्यादा लोगों को वर्क पर दिखा देते हैं और उसके हिसाब से ही वो पेमेंट दे देते हैं, बट एक्चुअली वर्क पर कम लोग होते हैं। तो इस प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने एक मेजर अपनाया और उसने क्या करा कि एक ऐप बनाई, ठीक है। क्या है जिसका नाम है द नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम, NMMS। ये टर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम। अब इससे क्या होता है कि इससे जो हमारे मनरेगा वर्कर्स हैं उनकी रियल टाइम इमेज ली जाती है, मतलब जब वो काम कर रहे हैं उनकी तभी फोटो खींची जाती है। तो इसका मेन पर्पज क्या था? द मेन पर्पज ऑफ दिस वाज टू इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी इन द मनरेगा। लेकिन अब ऑथर का कंसर्न ये है कि हम ट्रांसपेरेंसी तो बढ़ा रहे हैं लेकिन वी आर आल्सो वायलेटिंग द राइट्स ऑफ द मनरेगा वर्कर्स। अब हाउ दिस इज वायलेटिंग द राइट ऑफ मनरेगा वर्कर, हम इसको समझ लेते हैं। अब कहता है कि जो मनरेगा वर्कर्स हैं, फर्स्ट टाइम क्या है कि पहली बात, कुछ स्टेट में मनरेगा वर्क जो है वो टाइम बेसिस पर नहीं है। टाइम बेसिस मीन्स जैसे 9 to 5 है, तो ऐसे इस तरह से नहीं है, बल्कि वो क्या है कि उनको जो भी काम एलोकेट किया गया है, अगर वो उस काम को फिनिश कर देते हैं, वेदर दे फिनिश दिस इन 1 hour 2 hours और 3 hours एज द केस में भी, तो फिर उसके हिसाब से उनको पेमेंट मिलता है। तो सपोज किसी पर्सन को या किसी लेडी को एक काम दिया गया एंड शी फिनिश दैट टास्क इन 3 hours, तो अब उसको 8 घंटे तो रहने की जरूरत नहीं है वहां पर, अब जहां भी वो काम करती है। लेकिन ये जो हमने ऐप बनाई है नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम, इसके लिए जब भी उसका फोटो खींचा जाएगा देन शी मस्ट बी प्रेजेंट देयर। सेकंड पॉइंट ये है कि जो मनरेगा वर्कर्स हैं वो मोस्टली लेडीज हैं। नाउ एक एक लेडी जो है शी इज नॉट कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन मनरेगा, और वो अपने मनरेगा के साथ साथ और भी कई काम करती है, जैसे कि सब्जी बेचना या और कोई छोटे छोटे काम करना। नाउ क्वेश्चन ये है कि मान लिया अगर कोई लेडी है और उसको सब्जी बेचनी है और वो अपना काम कंप्लीट करने के बाद अपनी शॉप पर आ गई या अपने ठेले पर आ गई। अब क्वेश्चन ये है कि एंड शी इज नॉट प्रेजेंट देयर एट द प्लेस ऑफ वर्क, वो अपने वर्क के प्लेस पर प्रेजेंट नहीं है। अब अगर वहां पर उसका फोटो खींचा जाता तो शी विल नॉट बी अवेलेबल, जिससे क्या होगा कि उसकी एब्सेंट मार्क हो जाएगी। अब इस सिचुएशन में शी हैज डन द वर्क, उसने काम तो किया है लेकिन फिर भी उसकी एब्सेंट मार्क हो गई क्योंकि उसका फोटो नहीं खींचा। तो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, इन दिस वे ये जो एप्लीकेशन हम लाए हैं ये लाए थे हम गुड पर्पज के लिए है, लेकिन इसमें कंसर्न ये है कि इससे गुड पर्पज ना होकर कुछ लोगों के राइट का वायलेशन भी हो रहा है। दूसरी बात क्या है कि जो रियल कैमरा इमेज और रियल टाइम इमेज लेते हैं, रियल टाइम इमेज के लिए नेटवर्क अच्छा होना चाहिए, लेकिन मनरेगा जनरली क्या होता है, विलेजेस में होता है। सो देयर इज सम प्रॉब्लम ऑफ नेटवर्क। तो मान लिया अगर नेटवर्क में इशू है
और किसी मनरेगा वर्कर की पिक्चर नहीं आ पाई तो उसकी एब्सेंट मार्क हो जाएगी, देन दिस विल अफेक्ट हर और हिज राइट एज वेल. So this is the concern here. Now India and Australia to sign migration and mobility agreement, shore up ties. तो बेसिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये न्यूज़. इंडिया और ऑस्ट्रिया ने माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट साइन किया है और ये एग्रीमेंट हमारा कई कंट्री के साथ है, जैसे कि फ्रांस के साथ है, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फिनलैंड के साथ है. अब इसका पर्पज़ क्या है? इसका पर्पज़ ये है कि एक तो चीज़ों को रेगुलेट करना प्रॉपर्ली, दूसरा जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनको रोकना. तो बहुत सारे क्या होता है कि काफ़ी लोग जैसे इलीगली माइग्रेंट कर लेते हैं इन कंट्रीज़ में और फिर वो मान लिया कोई स्टडी वीज़ा पे गया 6 मंथ के लिए या 1 ईयर के लिए, उसका वीज़ा ख़त्म हो गया और वो वहीं पर रह गया. तो अब यहाँ पर इसको वॉच किया जाएगा कि जितने लोग जा रहे हैं उतने लोग ही रहें और इलीगल माइग्रेशन की प्रॉब्लम को ख़त्म कर दिया जाए. नाउ यूपी पैनल ओबीसी कोटा टू सबमिट फर्स्ट रिपोर्ट इन 3 मंथ्स. तो बेसिकली यूपी में जो पंचायत के इलेक्शन या म्यूनिसिपल काउंसिल के इलेक्शन होने वाले हैं, तो इसके रिगार्डिंग यूपी में जो ओबीसीज हैं उनको रिजर्वेशन देने की बात की जा रही है. तो उसके लिए क्या किया गया है? उसके लिए एक कमीशन को सेटअप किया गया है और जो कि इसके कमेटी सेटअप की गई है. इसके चेयरमैन होंगे जस्टिस राम अवतार सिंह. अब ये राम अवतार सिंह क्या देंगे? राम अवतार सिंह देंगे अपनी रिपोर्ट. अब इसको थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, ठीक है. सो बेसिकली आर्टिकल 40 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट इज द पार्ट ऑफ डीपीएसपी. ये डीपीएसपी का पार्ट है और ये कहता है देयर शैल बी द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत और स्टेट शैल ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत. तो स्टेट के पार्ट पर ये ड्यूटी है कि वो विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करेगा. अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा क्या हुआ कि पार्ट 9 एंड पार्ट 9A को इंट्रोड्यूस किया. पार्ट 9 प्रोवाइड्स फॉर द पंचायत एंड पार्ट 9A प्रोवाइड्स फॉर म्यूनिसिपैलिटी. Part 9 deal with the 11th schedule of the Constitution of India containing 29 subjects and Part 9A deals with the municipalities और 12th schedule of Constitution of India containing 18 subjects. अब अभी तक एट प्रेजेंट देखें तो हमारे देश में 33% रिजर्वेशन है. किसको? फीमेल का और वोमेन का. अब ये 33% जो रिजर्वेशन है ये सारी वोमेन को है और ये इट इज़ ऑन द रोटेशन बेसिस. रोटेशन बेसिस का मतलब है कि जितनी भी म्यूनिसिपैलिटी की या पंचायत की सीट है उसमें से 33% जो सीट्स होंगी वो फीमेल के लिए ही रिजर्व हो गई. अब लेकिन और दूसरा रिजर्वेशन किसको है? दूसरा रिजर्वेशन एससी और एसटी को है. नाउ यूपी गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू गिव रिजर्वेशन टू ओबीसी एज वेल. तो ओबीसी को जो रिजर्वेशन दिया जाएगा तो ओबीसी में एक होता है क्रीमी लेयर. तो क्रीमी लेयर का मतलब क्या है कि अगर किसी पर्सन की इनकम बिलो इफ दैट पर्सन बिलोंग टू ओबीसी बट हिज इनकम इज अबव 8 लाख पर ईयर देन दैट पर्सन इज ट्रीटेड एज जनरल एंड ही इज नॉट एंटाइटल्ड फॉर एनी बेनिफिट. सो अब यहाँ पर ये जो कमीशन बनाया गया है, इस कमीशन का मेन फंक्शन क्या है? ये कमीशन उन पंचायत में और म्यूनिसिपैलिटी में जाकर जो ओबीसी के लोग हैं उनकी कंडीशन को ऑब्जर्व करेंगे, कंडीशन को चेक करेंगे दैट वेदर दीज पर्सन आर एंटाइटल्ड फॉर रिजर्वेशन अंडर ओबीसी और नॉट. तो ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे इन ए टाइम बाउंड मैनर. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे माय डियर स्टूडेंट्स. आई विल कम अगेन with the next The Hindu News Analysis. Till then, thank you very much. Goodbye.